Good morning students. Today we will discuss about the reduced mass. हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का, उस टॉपिक का नाम है रिड्यूस मास, जिसे हम समानीत द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसे निकाय की कल्पना करते हैं या हम ऐसे द्विकण निकाय तंत्र को लेते हैं जिसमें दो कण हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2 और उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक x, y, z हमने लिया। इस पे दो कण हैं जिनके मासेस हैं, एक का m1 है और दूसरे कण का जो मास है वो कितना है, m2 है। और इसका जो स्थिति सदिश है वो r1 वेक्टर है और दूसरे वाले का जो स्थिति सदिश है वो r2 वेक्टर है। अब वो इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो द्विकण निकाय तंत्र है इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा है, बल्कि ये जो दोनों द्रव्यमान है ये आपस में ही इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। आपस में ही एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, ना कि बाहर से कोई बल लग रहा है। क्या कंडीशन होती है समानीत द्रव्यमान में इसमें कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, जबकि जो m1 एंड m2 जो मासेस हैं कणों के, ये जो कण हैं यही आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। तो दैट मीन्स इफ इट इज r1 वेक्टर एंड इट इज r2 वेक्टर, तो ये वाली जो आपकी हो जाएगी ये हो जाता है r12 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश हो जाता है। अब हमने देखा कि अगर ये दोनों कण आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स m1 द्वारा m2 पर बल लगाया जाएगा और m2 द्वारा m1 पर बल लगाया जाएगा। दोनों के जो बल का परिमाण है वो समान होगा, परंतु उनकी जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होंगी, विपरीत होंगी या अपोजिट होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले m1 द्वारा m2 पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर। इस m1 द्वारा m2 पर जो लगाया गया बल है वो कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली m2 द्वारा m1 पर जो लगाया गया बल है वो कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर हो जाएगा। m2 द्वारा m1 पर जो लगाया गया बल है वो कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर है। तो यदि हम इनको मर्ज करके देखें तो दैट मीन्स कि जो F12 वेक्टर है वो बराबर हो जाता है माइनस F21 वेक्टर के। दैट मीन्स कि इनके जो बल लगाने का जो परिमाण है, जितना बल आरोपित कर रहे हैं, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो कैसी हैं, अपोजिट है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम से, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है फोर्स हमारा, न्यूटन के सेकंड नियम से कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। या हम न्यूटन के गति के नियम से लिखते हैं m d m, इसको हम लिख सकते हैं d2 m1 d2 r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर बराबर F12 वेक्टर। और F21 को क्या लिखेंगे, m2 d2 r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। न्यूटन के नियम से हम इसको ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर को, F21 वेक्टर को, क्योंकि ये m1 द्रव्यमान का कण है और ये किसका है, m2 द्रव्यमान का कण है। इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर है और इसका जो स्थिति सदिश है वो आपका कितना है, r2 वेक्टर है। अब बात करते हैं हम स्थिति सदिश की। इनकी चित्र से यदि आप देखो फ्रॉम द फिगर, तो जो r2 वेक्टर है चित्र से देखो, r2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर। चित्र से सबको दिख रहा होगा कि जो r2 वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 वेक्टर प्लस आपके पास r12 वेक्टर हो जाती है। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा, d2 r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2 r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू टी का डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में m2 का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अगर इस पूरे समीकरण में हम m2 का इनटू करते हैं तो d2 r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू m2 d2 r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2 r12 वेक्टर
अपॉन डी टी स्क्वायर आपके पास आएगा। ध्यान से देखना, m2d2r2 अपॉन डी टी स्क्वायर, m2d2r2 अपॉन डी टी स्क्वायर किसके बराबर है? ये वैल्यू आपकी F21 वेक्टर की। दैट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं? F21 वेक्टर। क्या लिख सकते हैं इसको हम? F21 वेक्टर इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो d2r1 अपॉन डी टी स्क्वायर, d2r1 अपॉन डी टी स्क्वायर किसके बराबर है? F12 अपॉन M1 के। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 F12 R वेक्टर। ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि d2r1 अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, तो F12 के नीचे क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा, तो ये M2 अपॉन M1 F12 वेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट प्लस ये एज इट इज आएगा M2 D2 R12 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो ये भी F21 है, ये भी F21 है। क्लियर है? आपको पता है अच्छे से ये F12 है, F21। हम यहाँ पे प्रूफ करके आए कि F12 बराबर कितना होता है? माइनस F21 होता है। मतलब आप लिख सकते हो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M2 अपॉन M1, और यहाँ क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर प्लस M2 D2 R12 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पे लाओगे तो कॉमन हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस M2 अपॉन M1 F21 वेक्टर। यही आएगा या नहीं आएगा? आप M2 अपॉन M1 को इस साइड लाओगे तो F21 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 1 प्लस M2 अपॉन M1 F21 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा M2 D2 R12 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इसका आ जाता है। नेक्स्ट यदि हम F21 वेक्टर की हम वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पे F21 की वैल्यू निकालोगे तो ये सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? आपके पास नीचे आ जाएगा 1 प्लस M2 अपॉन M1। एलसीएम लोगे इसका M1, तो ऊपर कितना आएगा आपके पास? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 D2 R12 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। यही आएगा आपके पास। जब आप इसको यहाँ पे ले जाओगे एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 D2 R12 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये वाली जो वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पे देखना F21 वेक्टर इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो तो F21 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? न्यू D2 R12 स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये जो आपने M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी म्यू को हम क्या कहते हैं? समानीत द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आपके पास इसको